नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहने वाली है बाल विकास शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। और आज से दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास हर एक सब्जेक्ट की होगी। संस्कृत पेडागोजी की क्लास हम कंसेप्ट वाइज स्टार्ट कर चुके हैं। तीन प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर हो चुके हैं, क्लासेज हो चुकी हैं। और ये आपका हम बाल विकास अभी जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, अब इसके साथ हम क्लास भी कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें उनसे यहाँ पे क्वेश्चन निकाला गया है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध। ठीक है, क्या रहेगा? बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध रहेगा, जो हमारा टॉपिक का पहला देखेंगे आपके सिलेबस के, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो चलिए आइए, इस क्लास में हम क्लास नंबर फर्स्ट में 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है, फीडबैक देने के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दें, जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न आइए देख लेते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? कुछ क्वेश्चन है जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, पहले उनको कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपका कंसेप्ट वाइज करेंगे। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? गॉल्टन ने की थी, हल ने की थी, विलियम वुंट ने की थी, या वाटसन की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे। देखिए, दो ही नाम आता है, एक आता है विलियम जेम्स या आता है विलियम वुंट, जब भी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात करते हैं। तो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना का जब भी नाम आता है तो हम किसकी बात करें? विलियम वुंट की बात करते हैं। 1879 में विल्हम वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया था। और 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित किसने की थी? विलियम जेम्स ने की थी। कब की थी? तो आपके 1890 में की थी। और 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकारवाद की स्थापना हुई। तो प्रकारवाद की स्थापना कब हुई थी? 1895 में। ठीक है, मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में हुआ था। और आपके 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। तो मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया था? तो सिगमंड फ्रायड ने किया था। कब किया था? 1900 में किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर सर्वोपरि है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। दूसरा प्रश्न क्लास नंबर फर्स्ट का है दोस्तों। जी हाँ, छात्र अधिगम का वर्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो वर्क मॉडल की बात कर रहे हैं, कोहल वर्ग की बात कर रहे हैं, नील फ्लेमिंग की बात कर रहे हैं, जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं, या ई इरेक्शन की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्लास नंबर फर्स्ट में 25 क्वेश्चन करेंगे और इसमें आपका स्कोर क्या है? तो छात्र अधिगम वर्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कोहल वर्ग, नील फ्लेमिंग, जीन पियाजे जी, या ई इरेक्शन की बात करेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए नील फ्लेमिंग की बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है? तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष है वह 1947 माना जाता है, 1920 माना जाता है, 1940 माना जाता है, या 1900 माना जाता है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं आप लोग, यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है। तो सभी लोग जानते हैं, अभी हमने बात किया है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है 1900 की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 में मानी जाती है। और शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात हम बात करें एडुकेशन साइकोलॉजी का स्पष्ट स्वरूप बाद में थॉर्नडाइक, जर्न, टर्मन, फ्रोवेन, हर्बल आदि की वजह से यह प्राप्त हुआ है। और प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। बहुत बार यह प्रश्न दोस्तों पूछा भी गया है कि प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? तो आपके थॉर्नडाइक महोदय को माना जाता है। और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया था? बहुत बार पूछा गया है। तो शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टि का सूत्रपात जो है रूसो ने किया था, यह आपको ध्यान देना है। चौथा प्रश्न आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध कितने नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन की बात कर रहे हैं, मानव विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन की बात करेंगे, सीखने के तरीकों के अध्ययन की बात कर रहे हैं, संचार माध्यमों का अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, यह आपको बताना है। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ,
देखिए, मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध होता है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ये भी आपके शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। और सीखने के तरीकों का अध्ययन ये भी आपके शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आइए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। आई होप सभी प्यारे मित्र दिल से एक बार वीडियो को अवश्य लाइक कर दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे मित्रों का। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है, आइए जान लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। कला की बात करेंगे, विज्ञान की बात कर रहे हैं, विद्यात्मक विज्ञान की बात कर रहे हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे 25 प्रश्न करेंगे और कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमें 30 में से 20 प्लस का स्कोर करना है और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं तो विद्यात्मक विज्ञान की बात कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक साइंटिफिक नेचर होती है और क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता या लर्नर की बात कर रहे हैं, इसके व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों, नियमों, सिद्धांतों, साइंटिफिक मेथड, रूल्स एंड प्रिंसिपल के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। और शिक्षा तथा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो प्रमुख कड़ी है वह मानव व्यवहार कहलाती है। बहुत बार पूछा जाता है या पूछा भी जा सकता है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी कौन सी है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपका जवाब होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, मानव व्यवहार। क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की जोड़ने वाली जो प्रमुख कड़ी होती है वह मानव व्यवहार कड़ी होती है। नोट कर लीजिएगा। छठवां प्रश्न आइए जान लेते हैं। छठवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। जी हाँ, पॉजिटिव कथन है, सकारात्मक कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें से कथन सत्य कौन सा होगा कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, या अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या बच्चों का यथावत सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है। देखिए, सभी समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की अगर दृष्टि देखें, इनमें जो कथन सत्य होगा वह कथन यह है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। पहला कथन जो है यहाँ पर सत्य दिया गया है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध होगा। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र की बात करेंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना, यह कहलाएगा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित उद्देश्य हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है, सभी कमेंट करेंगे, विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, या दोस्तों आपका मानक विज्ञान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है। हर एक भाई बहन है गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, जी तोड़ मेहनत कीजिए और सिलेक्शन का रास्ता आसान कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, यह मानक विज्ञान कहलाता है दोस्तों। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि प्रारंभ की बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। क्या वह शास्त्र आपका अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, समाजशास्त्र है, या शिक्षा शास्त्र है। आपका कमेंट फीडबैक आ चुका है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग जिस शास्त्र में किया जाता है वह दर्शन शास्त्र कहलाता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे इस क्लास पर। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। 10वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि ये बात कर रहे हैं 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। कैटेल द्वारा, गोल्टन द्वारा, अल्फ्रेड बिने द्वारा, वुडवर्थ द्वारा। आप सभी जानते हैं, आप लोग 2 सालों से तैयारी करते आ रहे हैं भैया। सभी लोग कमेंट कीजिए, भरपूर कीजिए। इन दो सालों में मेहनत नहीं किए हैं, अब भी मौका है। अब मैं बता देता हूं, अभी आपके पास 2 मंथ का टाइम है, टोटल 2 महीने का टाइम है। जो 2 महीने दिल और जान से पढ़ेगा भैया वही सिलेक्शन पाएगा। पुराना पढ़कर आपने जो बीच में क्लास छोड़ा था वो भूल भी गए होंगे,
अभी क्लास में आइए, ज्वाइन होइए, पुराना जो रिवीजन है तैयार कीजिए, याद आ जाएगा और सिलेक्शन भी मिल जाएगा। तो बात करेंगे राइट ऑप्शन की। किसने कहा था कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने की बात कर रहे हैं। 11वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी नियुक्त होगी, आप अध्यापक बनेंगे, तो आप लोग ये भी बता सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका अध्ययन जो है अध्यापक इसलिए करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्ट मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकें। क्या होगा? तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछा जा रहा है? जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि आपकी अंतर्दर्शन है, वही दर्शन है, अवलोकन है, या हम प्रयोगीकरण की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? वह हमारी कहलाती है अंतर्दर्शन की बात करेंगे, अंतर्दर्शन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब कमेंट आना चाहिए, लाजवाब फीडबैक आना चाहिए, बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? सीमा की बात कर रहे हैं। ऐसा विकल्प बताइए जो शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा ही कहलाए। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, या व्यक्तित्व भिन्नताओं की समस्या। सभी जानते हैं इसी प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे जा रहे हैं और संभावित प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। तो कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा कहलाएगी? वह सीमा है व्यक्तिनिष्ठ भिन्नताओं की समस्या। क्या होती है? व्यक्तित्व भिन्नताओं की समस्या, यह कहलाएगी शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा कहलाती है। अगला प्रश्न है, इसके बाद महत्वपूर्ण 10-11 प्रश्न और करेंगे। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करें प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित करने वाले आपके जुंग हैं, राइस एवं कार्मैन हैं, विलियम वुंट हैं, या कॉलिन डेवर की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट भी आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है, मैं पढ़ भी पा रहा हूं, बस इसी तरह कमेंट करते रहें कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था आपके कोई ने विलियम वुंट की बात करेंगे। इनका नाम देखिए, प्रयोगात्मक विधि की सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आता है। प्रयोग की बात करें, सर्वप्रथम की बात करें तो विलियम वुंट का हो ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि विलियम मैक्समिलियन वुंट का जन्म, जो इनका पूरा नाम क्या है? विलियम मैक्समिलियन वुंट। इनका जन्म 16 अगस्त 1832 को नेकराउ बॉडेन जर्मनी में हुआ था। तो हमारे विलियम वुंट कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। इनका जन्म कब हुआ, ये भी प्रश्न आ सकता है। मनोवैज्ञानिक से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 16 अगस्त 1832, ये आपको ध्यान देना है। और इस कार्य में उनके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के मुख्य सिद्धांतों को प्रस्तावित किया है और दुनिया भर में वैज्ञानिक मनोविज्ञान को प्रेरित करते हैं, सभी जानते हैं। 15वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस पर होता है? विषय केंद्रित शिक्षा पर होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर होता है, क्रिया केंद्रित शिक्षा पर होता है, या बाल केंद्रित शिक्षा पर होता है? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान होता है दोस्तों, वह किसका होता है? सभी जानते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? देखिए, जो मनोविज्ञान है ये प्रारंभ में, शुरुआत में जो है किस विषय का अंग माना जाता था? ठीक है, दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का, भौतिकी शास्त्र का। तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम या पहले क्या कहा जाता था, या पूछा जाए कि प्रारंभ में किस विषय का अंग माना जाता, तो आपका एक ही ऑप्शन करना, वह दर्शन शास्त्र होगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। और इनका देखिए दोस्तों, प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जाता है इस प्रकार, इसलिए हम हर एक टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, और कोशिश करते हैं, बस आप लोग सहयोग करते रहें। और कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रूनर का नाम आपने सुना होगा, इनका पूरा नाम है। ठीक है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से ब्रूनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है
जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव परिस्थिति कहा जाता है, या बौद्धिक विकास की बात करेंगे। देखिए, एक नाम आपको ध्यान देना है। देखिए, जब भी यहाँ पे एक शब्द आया है पर्यावरण, और पर्यावरण परिस्थिति का बहुत ही ज़्यादा गठबंधन होता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है, गांठ बांध रहता है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये कुछ लॉजिकल होते हैं जो अपने माइंड में होते हैं, ये अपने आप में होते हैं, ठीक है, कोई किसी को बताया नहीं जा सकता। तो हमने पूरा प्रश्न पढ़ा, हमें एक शब्द मिला पर्यावरण, और हमने ऑप्शन पढ़ा, एक ऑप्शन मिला परिस्थिति। तो हमें पता है पर्यावरण और परिस्थिति का संबंध है, तो राइट ऑप्शन मानव परिस्थिति हो जाएगा। ये भी ध्यान देना, हमें प्रश्न नहीं आता फिर भी हमें आंसर मिल जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है कि औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का द्वारा अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञानी का, शिक्षा मनोविज्ञानी का, नैदानिक मनोविज्ञानी का, या सामाजिक मनोविज्ञानी का। आपका कमेंट भी आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है कि औपचारिक वातावरण में होने वाली जो अधिगम द्वारा अध्ययन किया जाता है वह हमारा किसको कहा जाता है? वह हमारा शिक्षा मनोविज्ञानी कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं, और इस धारणा को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? मासूम नोटा या तबला नोटा, या मासूम मनः स्थित या तबला राश की बात करेंगे, मासूम पहिया या तबला प्राइमस की बात करेंगे, मासूम आपका नोवस या तबला नोवस की बात करेंगे। तो व्यक्ति किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं, सभी जानते हैं, और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव का धारणा से आते हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन ये जो धारणा से आते हैं, ये जो धारणा है दोस्तों, यह मासूम मनः के रूप में संदर्भित करते हैं, अर्थात तबला रास की बात करेंगे। बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। 18वां प्रश्न आ चुका है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, किसकी वृद्धि बात कर रहे हैं? बालक बालिकाएं बच्चे की वृद्धि की बात कर रहे हैं। वृद्धि और विकास सभी जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुणात्मक रूप में सभी लोग जानते हैं, गुणात्मक रूप में जो होता है वह क्या होता है, और शारीरिक वृद्धि जो कहलाती है वह बच्चे की वृद्धि है शारीरिक विकास से संबंधित कहलाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कथन दोस्तों जो वृद्धि की विशेषता की प्रतिनिधित्व ना करे, क्या वह आपका ये एक मात्रात्मक पहलू है? क्या यह मापने योग्य नहीं है? यह जीवन पर्यंत नहीं है, या केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है? अब आपका कमेंट क्या कहता है? आपकी तैयारी क्या कर रही है? 2 सालों से लगभग तैयारी करते आ रहे हैं, कमेंट में करते हैं एग्जाम नहीं होगा, आप क्या फेंक रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हम देखिए, बेफालतू चीज़ों से ध्यान देने से बेहतर अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें, और प्रिपरेशन पर ध्यान देगा भैया वही अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनता है, ठीक है। सभी जानते हैं, समझते हैं, मोटिवेशन देखते हैं, हमारा लाइफ हैक मोटिवेशन चैनल है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या सर्च करेंगे विजय जायसवाल मोटिवेशनल वीडियो, तो भी आपको सारी मोटिवेशन वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी हमारे लाइफ में क्या हो, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो वीडियो जो होते हैं हमें काम आती हैं बहुत ही, हमें मोटिवेट करने के लिए, एनर्जी को और करने के लिए, मानसिक एनर्जी, ठीक है, पैदा करने के लिए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? देखिए, यह एक मात्रात्मक पहलू, मात्रात्मक दे दिया तो ये विशेषता का कर रहा है, ये जीवन पर्यंत नहीं है, ये भी कर रहा है, और ये केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ये भी कर रहा है, लेकिन यह मापने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं मापा जा सकता, ये ध्यान दिए, लेकिन वृद्धि को मापा जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है विशेषता प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं करेगा। अगला प्रश्न जान लेते हैं, क्या दिया गया है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं दिया गया है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है कि अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन आ चुका है, सभी कमेंट करेंगे। जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हर एक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं दिया गया? देखिए, वृद्धि जो है, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, सभी जानते हैं, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये ध्यान दीजिएगा, तीनों चीज़ें सही हैं, लेकिन अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह आपका गलत है। अगर यहाँ पर दिया जाता विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया तो सही है, लेकिन जब अभिवृद्धि और वृद्धि आ जाए जीवन पर्यंत, तो भैया वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलता, एक निश्चित समय निश्चित अवस्था तक रहती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे ढलने लगती है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 प्रश्न और करते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है कि सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। सभी कमेंट करेंगे और कमेंट करना है, बेफिक्र कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट कोई भी क्लियर होगा, कमेंट कीजिए। तो कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। देखिए, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये कथन आपका सत्य है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत दे दिया। देखिए, वृद्धि अभिवृद्धि मात्रात्मक प्रक्रिया होता है, लेकिन विकास आपका मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास को आप मात्रक रूप में नहीं कर सकते, अभिवृद्धि को कर सकते हैं, वृद्धि को कर सकते हैं। तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन जो है सत्य नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो मानव विकास है इसको किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कि मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है वह क्षेत्र आपका एक तो शारीरिक रूप में किया गया है। सभी के देखते हैं लंबाई, चौड़ाई, कुछ मोटाई, ये शारीरिक गठन कहलाती हैं। किसी की आंखें, किसी के गाल, किसी के नाक, ये सारी चीज़ें, बाल हैं। तो ये होता है क्या, शारीरिक रूप से। एक होता है मानव विकास में जो विभाजित है, एक संज्ञानात्मक रूप में होता है। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी हैं, सभी वो सारा आप जानते हैं। और एक बात करेंगे संवेगात्मक विकास की बात करेंगे, एक सामाजिकता के रूप में बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। मानव जाति में विकास होता है। जो मानव जाति है इनमें किशोरावस्था के अंत तक विकास होता है, बाल्यावस्था के अंत तक विकास होता है, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक विकास होता है, या जीवन पर्यंत होता है। तो मानव जाति में विकास होता है, कब पर होता है, सभी जानते हैं। विकास का शब्द आए तो जीवन पर्यंत का ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कराता है, यह करता है। सभी कमेंट करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान के बारे में पता करना है आपको। यह संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व है, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक है, या सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व की बात करेंगे, या आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक की बात कर रहे हैं। तो ऐसा विकास जो व्यापक आयामों को सही पहचान करता है वह हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस क्लास का हमने जैसे आपको बताया था 25 प्रश्न करने वाले हैं। पहली क्लास CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात कर रहे हैं और 25वां प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है कि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का एक ही भाग है, उपरोक्त सभी। देखिए, सभी जानते हैं उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विकास एक दूसरे के पर्यायवाची, तो पर्यायवाची तो है नहीं है। पर्यायवाची मतलब होता है समान। विकास एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि विकास का एक भाग है, ये हो सकता है। जो वृद्धि है, वृद्धि जो है ये विकास का एक भाग होता है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि एक निश्चित सीमा होती, तो ये विकास के अंतर्गत आता है। तो हमारा कौन सा सही नहीं होगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं होगा, बाकी जो ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी। और सभी जानते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर की बात करें, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अर्थ के आधार पर अगर हम देखें कि डिफरेंस इन मीनिंग की अगर बात करते हैं कि वृद्धि का अर्थ शारीरिक परिवर्तन से होता है और इन परिवर्तनों के कारण व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, लेकिन विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है, वृद्धि और अवृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन है और विकास गुणात्मक परिवर्तन है, ये दोनों चीज़ों आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये CDP के फर्स्ट क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही क्लासेस बेस्ट तैयारी के लिए, हर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए और आउट ऑफ 150 में 125 प्लस का स्कोर करने के लिए चैनल को विजिट करते रहें, हर एक क्लास आने वाली ज्वाइन करते रहें, सेशन ज्वाइन करते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, सपोर्ट करते रहें अपने परिवार। TT परिवार आपका परिवार है। दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पर। हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।